Assalamualaikum everyone. So all the discussion we have did in the last lecture has tied up with the concept of probabilities, right? So probabilities के साथ अब हम ये देखेंगे कि probability basically वो measure है of unexpected and uncertain events, so जो कि किसी भी uncertain event को measure करता है कि उसको अकर होने के चांसेस क्या हैं। ठीक है, ये मेन कॉन्सेप्ट है प्रोबेबिलिटी का कि कोई भी अनसर्टेन इवेंट हो या कोई भी अनसर्टेन मेजर हो इवेंट का, तो उसको किस तरह से उसके होने का चांस है क्या। ठीक है, सो व्हाट इज दिस इज व्हाट वी डू। सो नाउ लेट्स रिमाइंड, जो कि आपको ऑलरेडी पता है, कुछ बेसिक रिमाइंडर्स अबाउट प्रोबेबिलिटी। वो क्या है कि प्रोबेबिलिटीज की हम जब भी बात करते हैं तो हमारे पास एक रैंडम वेरिएबल होगा। ठीक है, रैंडम वेरिएबल हम किसे कहेंगे कि जैसे कि आप कॉइन टॉस कर रहे हैं, तो जब आप कॉइन टॉस करेंगे तो आपके पास या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। तो कॉइन टॉस एक रैंडम वेरिएबल है जिसका आपको नहीं पता कि आउटकम क्या होगा। बिल्कुल उसी तरह डाइस रोल एक रैंडम वेरिएबल है जिसका आपको नहीं पता आउटकम 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा या 6 होगा। ठीक है, तो डाइस रोल भी आपके पास एक रैंडम वेरिएबल हो गया। ठीक है, इसके अलावा आपके पास एक और कॉन्सेप्ट है जो कि इससे पहले मे भी आपने देखा हो, जो कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है कि जैसे आपने कॉइन टॉस किया है, तो मे बी हेड आने की प्रोबेबिलिटी 60% है और टेल आने की प्रोबेबिलिटी 40% है। इसके अलावा अगर आपने डाइस रोल किया है तो मे बी 1 आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/6 है, 2 की प्रोबेबिलिटी 1/6, 3 की भी 1/6, 4 की भी 1/6, 5 की भी 1/6 और 6 की भी 1/6। तो ये जो आप वेट एसोसिएटेड करते हैं अपने रैंडम वेरिएबल के पॉसिबल आउटकम्स के साथ, इसको आप प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं कि जो आपका रैंडम वेरिएबल है उसकी जो चांसेस है वो आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। यू विल असाइन अ न्यूमेरिक वैल्यू टू ऑल द पॉसिबिलिटीज ऑफ अ पर्टिकुलर रैंडम वेरिएबल। So this is a short reminder of probabilities, जैसे कि हमने देखा अभी। और इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो कि आपको याद रखनी चाहिए, और ये आई थिंक आपको पहले से पता भी होगी, विच आई लाइक टू ऐड, विच इज के प्रोबेबिलिटीज जब भी आपके पास होगी, तो जब भी आप जितनी प्रोबेबिलिटीज को भी ऐड करेंगे ना, तो हमेशा आपके पास आंसर जो है वो 1 ही आएगा। जैसे यहाँ 1/6 6 टाइम्स है, तो 1/6 को जब मैं 6 टाइम्स लिख रही हूँ तो इट मीन्स इसका टोटल क्या होगा, इसका टोटल हमेशा 1 होगा। अब जैसे 60% है इसके होने का चांस, उसके होने का चांस 1%, टोटल 100% बन रहा है। 100% मतलब 1 है टोटल। ठीक है, देन एक और चीज प्रोबेबिलिटी का लॉ ये है कि प्रोबेबिलिटी कभी जीरो नहीं होती। प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 से लेकर 1 की रेंज की कोई वैल्यू होगी। ठीक है, और जब भी इन सारी प्रोबेबिलिटीज का आप सम करेंगे, जो भी 0 से लेके 1 की रेंज में जितनी भी आपके पास टोटल आउटकम्स की प्रोबेबिलिटीज गिवन है, तो हमेशा आपके पास रिजल्ट 1 आएगा, जैसे कि अभी मैंने डिस्कस करा। ठीक है, आफ्टर दैट वी हैव सम एग्जांपल्स ऑफ दिस, के आपके पास एक ट्रैफिक ऑन फ्रीवे है, तो उसका रैंडम वेरिएबल ऑब्वियसली ये होगा कि वेदर ट्रैफिक इज और नॉट, ट्रैफिक हैवी के नहीं। ठीक है, आउटकम्स क्या होंगे, या तो ट्रैफिक होगा नहीं, या तो ट्रैफिक लाइट होगा, या ट्रैफिक हैवी होगा। डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरीके से है कि ट्रैफिक के ना होने की प्रोबेबिलिटी 25% है, ट्रैफिक के लाइट होने की प्रोबेबिलिटी 50% है, और ट्रैफिक के हैवी होने की प्रोबेबिलिटी भी 25% है। तो 25 प्लस 50 प्लस 25 इज 100%, राइट। या फिर इसको 0.25 प्लस 0.5 प्लस 0.25 इज 1, तो आंसर आपके पास 1 ही आ रहा है। लॉज हम डिस्कस कर चुके हैं। अदर देन दैट हमारे पास एक और चीज होती है, वो होती ये है कि अगर सुबह के 8 बज रहे हैं तो ट्रैफिक ज्यादा होने का चांस बढ़ जाएगा। तो दिस इज अ काइंड ऑफ, ये जो है ना, ये जो कंडीशन गिवन है, ये दिस इज अ काइंड ऑफ एविडेंस कि आपकी प्रोबेबिलिटी जर्नल से चेंज हो जाती है। देखिए, जर्नली आप कह रहे हैं कि ट्रैफिक के हैवी होने का चांस 25% है, लेकिन ट्रैफिक के हैवी होने का चांस जब आपके सुबह के 8 बज रहे हैं, जिसमें ज्यादातर लोग ऑफिस जा रहे होते हैं, जॉब पे जा रहे होते हैं, स्कूल जा रहे होते हैं, तो तब वो 25 से बढ़कर 60% पे पहुंच जाता है। ठीक है, या फिर अगर ट्रैफिक के हैवी होने का चांस व्हेन 6 PM का टाइम है, जब लोग ऑफिस से रिटर्न हो रहे होते हैं, तो मे बी वो 58% हो, यानी 0.58 इसकी वैल्यू हो। राइट, सो दीज आर द कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज के जब आपकी जनरल प्रोबेबिलिटी चेंज हो जाती है विद वाइल प्रोवाइडेड विद अ स्पेसिफिक कंडीशन। राइट, तो ये भी एक कॉन्सेप्ट है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमाइंड यू फॉर discussing these kind of things. Then we have some reminders about expectations. The expected value of a function of a random variable is basically the average weighted by the probabilities distribution, as we have discussed in the last
डिस्कशंस। जैसे कि अगर मैं कहती हूँ कि मुझे एयरपोर्ट तक जाने में कितना टाइम लगेगा, तो आप वो टाइम कैसे निकालेंगे कि आप प्रोबेबिलिटीज को आप टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे कि एक वो टाइम होगा जब आपका ट्रैफिक नहीं है, एक वो टाइम होगा जब आपका ट्रैफिक लाइट है, और एक वो टाइम होगा जब आपका ट्रैफिक हैवी है। ठीक है। तो जब आपका ट्रैफिक लाइट है तो उसकी प्रोबेबिलिटी 0.25 थी, टाइम आपको उसमें 20 मिनट्स लगेगा। जब ट्रैफिक हैवी है तो उसके होने की प्रोबेबिलिटी 0.5 है, और टाइम आपको 30 मिनट्स लगेगा। जब आपका ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हैवी है तो उसकी प्रोबेबिलिटी 0.25 है, और टाइम आपको लगेगा 60 मिनट्स। तो आप करेंगे क्या, इसका एक्सपेक्टेड टाइम आप कैसे निकालेंगे, इसकी जो वेटेड वैल्यू है, जो उसकी प्रोबेबिलिटी है, उसको आप एक्चुअल वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, देन सबको ऐड करेंगे, तो उसके बाद जो आपके पास एवरेज टाइम आ रहा है वो आ रहा है 35 मिनट्स। तो ऑन एवरेज आपको एयरपोर्ट तक पहुंचने में ऑन एवरेज 35 मिनट्स लगेंगे। तो आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट कि हमारे पास ये जो प्रोबेबिलिटीज हैं ये आती कैसे हैं। तो फॉर टाइम बीइंग, फॉर द पर्पस ऑफ सिंप्लिसिटी, जब हम एक्सपेक्टिव सर्च की बात कर रहे हैं, हमारे पास प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल है कि किस तरह से जो हमारा ओपोनेंट है या हमारा जो इन्वायरमेंट है वो किसी पर्टिकुलर जो भी आपकी स्टेट है उसमें किस तरह से बिहेव करेगा। हम डाइस को रोल करते हैं तो क्या प्रोबेबिलिटी है कोई आउटकम आने की। तो वो हम कैसे रिड्यूस करेंगे, जबकि हमें पता है कि हमारा मॉडल सोफिस्टिकेटेड हो सकता है और उसमें ग्रेट डील ऑफ कंप्यूटेशन चाहिए। हमारे पास चांस नोड होती है जिसमें हमारा आउटकम हमें कंट्रोल कर रहा है, हमारा ओपोनेंट या इन्वायरमेंट को कंट्रोल कर रहा है। सो द मॉडल माइट से दैट द एडवर्सरियल एक्शंस आर लाइकली, या फॉर नाउ अभी जो हमारी अजम्पशन है, अभी जो हम कंसीडर करें कि हमारी प्रोबेबिलिटीज कहाँ सारी, हम कंसीडर करें कि देयर इज अ मैजिकल वे, द मैजिकल वे एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, जिससे हम ये कह रहे हैं कि भाई किसी तरीके से हमारे पास ये प्रोबेबिलिटीज आ रही हैं। ठीक है। और हम ये नहीं बात कर रहे कि एक्चुअली किस तरह से आ रही, बट ऑफ कोर्स इवेंचुअली व्हेन वी गो डाउन द बाउंड्री, सो विल वी सी सीइंग दैट वी ये प्रोबेबिलिटीज किस तरह मैनिफेस्ट करती हैं, हम देखेंगे कि किस तरह कैलकुलेट की जाती है। बट फॉर नाउ वी आर जस्ट अज्यूमिंग देयर अवेलेबिलिटी स्ट्रेट अवे। ठीक है, कि हमारे पास कोई एजेंट है और उसकी कोई प्रोबेबिलिटी है, फिर हमारे पास कोई घोस्ट है, उसके पॉसिबल आउटकम्स की कोई प्रोबेबिलिटी है, फिर जो हमारे पास दूसरा एजेंट की बारी, दूसरे घोस्ट की बारी आती है, उसकी कोई प्रोबेबिलिटी, देन हमारे पास फिर से एजेंट की बारी आती है, उसकी कोई प्रोबेबिलिटी है। तो हैविंग अ प्रोबेबिलिस्टिक बिलीफ अबाउट another agent's action does not mean that the agent is flipping any coins। ठीक है ना। तो वी आर जस्ट करंटली जस्ट सिंपली अज्यूमिंग कि हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी है वो सिंपली गिवन है। ठीक है। सो लेट्स डू अ क्विज ऑफ इनफॉर्म्ड प्रोबेबिलिटीज। लेट्स से कि हमारे पास जो आपका ओपोनेंट है वो एक्चुअली एक डेप टू की मिनीमैक्स के साथ रन कर रहा है यूजिंग अ रिजल्ट ऑफ 80% ऑफ द टाइम, एंड द मूवी एंड वो रेंडमली मूव कर रहा है अदरवाइज। सो किस तरह का ट्री सर्च आप यूज करेंगे। तो जैसे ही आप यहाँ पे ये देखते हैं कि आपके पास जो ओपोनेंट मेंशन है, ठीक है, जैसे ही आप यहाँ पे देखते हैं कि आपके पास यहाँ ओपोनेंट मेंशन है, वहीं आप कहते हैं कि क्योंकि ओपोनेंट की बात हो रही है, क्योंकि यहाँ पे ओपोनेंट का नाम लिखा हुआ है, इट मीन्स कि अनइन्फॉर्म्ड या इन्फॉर्म्ड में से कोई भी सर्च नहीं लगेगी। क्यों? क्योंकि इन दोनों में सिंगल एजेंट था। ये दोनों जो है वो सिंगल एजेंट बेस्ड है, इन्हें मल्टी एजेंट की बात ही नहीं होती। जब ओपोनेंट की बात आ, जैसे ही ओपोनेंट का नाम आया मतलब मल्टी एजेंट है, और जब ओपोनेंट तो इसका मतलब या तो मिनीमैक्स सर्च लगेगी या फिर एक्सपेक्टिव मैक्स सर्च लगेगी। ठीक है, अब इन दोनों में हमें फैसला करना है। is actually running a depth of 2 minimax using the result of 80% of the time। देखिए प्रोबेबिलिटी आ गई, जो प्रोबेबिलिटी आ गई और यहाँ लिखा हुआ है कि 80% ऑफ द टाइम में वो मिनीमैक्स रिजल्ट जो है 80% ऑफ द टाइम वो यूज कर रहा है और रेंडमली मूव कर रहा है। तो जैसे ही रेंडमली का वर्ड आया तो इट मीन्स कि मिनीमैक्स में तो ऑप्टिमल होता है, मिनीमैक्स तो ऑप्टिमल है, मिनीमैक्स में तो वो रेंडमली मूव ही नहीं कर सकता। यस, बट एक्सपेक्टिव मैक्स में रेंडमली मूव कर सकता है। तो यहाँ मेरे पास से मिनीमैक्स का ऑप्शन भी खत्म हो गया। तो जो ट्री सर्च मेरे पास यूज होगी यहाँ पर वो क्या होगी, वो होगी एक्सपेक्टिव मैक्स। ठीक है। तो यहाँ हमारे पास जो सर्च होगी उसमें ये होगा कि एक मैक्स होगा फिर एक चांस होगी, वो चांस मल्टीपल मिनी मैक्स यूज कर रही है, बट जो ओवरऑल रेंडमनेस है वो हम इन्फोर्स होती है एक्सपेक्टिव मैक्स में। ठीक है। सो टू कैलकुलेट द वैल्यू,
of this particular node, we need to calculate all the values of all the opponents, राइट. सो इस नोड को कैलकुलेट करने के लिए हमें पूरे एक मिनीमैक्स सर्च को रन करना पड़ेगा, एंड ऑफ कोर्स दिस इज कंप्यूटेशनली एक्सपेंसिव फॉर एवरी चांस नोड. अगर इसकी डेप्थ 3, 4, 5 तक ले जाएंगे तो फिर तो ये काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली हो जाएगा. तो आपको ये तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं कि हमारा एक्सपेक्टिव एक्स कॉस्टली होता ही होता है, लेकिन जब हमारे पास अगर डेप्थ 2 से ज़्यादा हो जाए, 2 से ज़्यादा बढ़ के 3, 4, 5 चले जाए, तो तब तो ना सिर्फ ये कॉस्टली रहेगा, बल्कि ये क्या भी हो जाएगा, कॉस्टली होने के साथ साथ, ये कॉस्टली होने के साथ साथ स्लो भी हो जाएगा, विच इज़ वेरी 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 डिफिकल्ट टू सी इन इन स्टैंडर्ड फॉर्मेट, right? So this is the end of discussion with probabilities. Hope it is clear to you. In the next discussion we'll be focusing on कि हम इसको मॉडल कैसे करते हैं इस तरह के प्रॉब्लम्स को. So for now, thank you so much. Allah Hafiz.